बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते। स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिख दिया है। 2 बिल, हुकूमत को शिकस्त का सामना और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और फिर इल्तवा का शिकार। घबराहट कैसी है हुकूमत को, कोई तशवीश है? और बिलावल और मौलाना में जो है कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आएगी PDM में और किस तरह से चलेंगी? लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, इसका दिसंबर में पता चलेगा। और कितना इफेक्टिव होगा लॉन्ग मार्च, और अवाम को रिलीफ किस तरह से मिलेगा? डॉलर की भी ऊंची उड़ान है, कर्जे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल घड़ी आन पहुंची है और अवाम को किस तरीके से रिलीफ देना है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब। सर, पहले स्पीकर और अपोजिशन लीडर के दरमियान होने वाले राब्तों पर बात करने से पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कवानीन पर इत्तफाक राय के हवाले से बात हुई और फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात हुई और फिर वो इल्तवा का शिकार भी हुआ। आखिर ये इल्तवा वाला माजरा क्या है? क्या हुकूमत किसी घबराहट का शिकार है, किसी परेशानी का शिकार है, किसी तशवीश में मुब्तला है? देखिए, हुकूमत की तो खैर बहुत तशवीश है और बहुत उनके खदशात हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों ने घेरा हुआ है और उनसे उनका निकलना तकरीबन नामुमकिन है। सियासी जमात की ये कोशिश होती है कि वो कानूनी तरीकों से इक़्तिदार हासिल कर ले, और पाकिस्तान की मौजूदा तमाम सियासी जमातें इसी तक़ाज़ा में हैं। और इस वक्त वो लोग जो हुकूमत में हैं और जो इत्तेहादी हैं, उनकी नज़र भी अगले इंतखाबात पर है। वो ये देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या इक़दाम वो उठाएं कि अगले इंतखाबात में उनको इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से नताइज मिल सकें जो इस वक्त उनके पास मौजूद है। यही PTI चाहती है, यही PMLQ चाहती है, यही बाकी सब चाहती हैं। और इस वक्त में जबकि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में मसालत की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, अभी तक तो नहीं नज़र आ रही। और आज मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल जरदारी की जो मुलाकात हुई है, उसको भी आप इसी जुमरे में डाल लें कि मसालत की अगर कोई हुकूमत अब कोशिश करेगी भी तो अब उसको एक बड़ी जगह पर जाकर बात करनी पड़ेगी जहां उनके लिए मजीद मुश्किलात हो जाएगी। MQM का ये कहना कि जिस तरह आप दूसरी जमातों को कालतम से सही तंजीमों की तरफ वापस ला रहे हैं, आप हमारे साथ भी वही सलूक करें। और MQM की रिकॉर्ड ये रहा है कि वो इंतखाबात से तकरीबन साल, सवा साल, 1.5 साल पहले हुकूमत से अलहदा हो जाते हैं, अपनी कैंपेन चलाते हैं ताकि अगले इंतखाबात में उनको बेहतर नताइज मिल सके। यही कुछ PMLQ उनके साथ करना चाहती है और उसके लिए आज उन्होंने पंजाब में एक इजलास भी किया। या तो वो कुछ डिमांड ऐसी रखेंगे कि जिसके नतीजे में उनको कुछ और मिल सके, सियासी फवायद हासिल हो सके। आगे लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी आ रहा है, वो भी उन्होंने लड़ना है। तो अपने मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त हुकूमत के साथ उस तरह खड़ी नहीं होंगी जिस तरह 2 साल पहले हुकूमत बनते वक्त या 3 साल पहले हुकूमत बनते वक्त उसके साथ खड़ी थी। इस वक्त लोग देखेंगे कि अपोजिशन की जमातें कहाँ जाके इकट्ठी हो रही हैं, क्या लाएअमल तरतीब दे रही हैं, और उस लाएअमल के नतीजे में वो अगर पार्टिसिपेट करें तो उनको कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और अगर मिल सकता है तो वो वहां से हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेरी तो ये राय है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुमकिन है कुछ कवानीन पर इत्तफाक हो जाए, जो हो भी जाना चाहिए। कुछ कवानीन तो ऐसे हैं जो मुल्क के मफाद में हैं, लेकिन ये इंतखाबी इस्लाहात के मामले में, EVM वगैरह के मामले में, नैब के मामले में, इन पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंसेंसस हो सकेगा। जितनी मर्जी जी चाहे कोशिश करके देख लें। जी अजीम चौधरी साहब, जैसे कि इस तमाम सूरत हाल में देखा जाए, पार्लियामेंट के अंदर जो हुकूमत को सुबकी उठाना पड़ी, नंबर गेम के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और फिर उसके बाद स्पीकर असद कैसर ने ख़त भी लिख दिया। हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते नज़र आए कि जी हम कौमी कंसेंसस की बात करते हैं, हम अब अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। अगर यही रवैया पहले कुछ अर्सा अपना लेते तो क्या उनके लिए बेहतर ना होता? अब अचानक से इतनी नरमी क्यों? देखिए, जिस अपोजिशन को आप गाली निकाल रहे हो, जिनकी माँ बहन एक कर रहे हो, जिनको आप बुरा भला कह रहे हो, दुनिया भर की तोहमतें लगा रहे हो और इल्जामात लगा रहे हो, और अदालतों में कोई चीज साबित ना कर सके, वो तो सुरखरू होकर निकल आएंगे उस सारे मामले में से कि लीजिए जी, हम तो दूध के धुले हुए लोग हैं, हम अपनी जगह पर मौजूद हैं, खड़े हैं। हुकूमत ने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा की थी। मौजूदा हुकूमत
उन इंतखाबी नारों के नतीजे में जो उन्होंने बुलंद किए थे, किसी एक को भी पूरा नहीं कर सकी। कोई एक जगह भी ऐसी नहीं कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि पीटीआई की हुकूमत या इमरान खान साहब की हुकूमत ये वादा पूरा कर गई है जो आवाम के साथ उन्होंने किया था। वो मुआशी हो, वह सियासी हो, वह समाजी हो, वो अदालती हो, किसी तरह का भी कोई मामला ऐसा नहीं है जो पूरा उन्होंने किया हो। ऐसे हालात में उनके लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी, उनका कोई मसला हल नहीं होगा। वो अपने लिए मुश्किलात को दावत दे रहे हैं। और जो जबान इस्तेमाल की जाती है ना, वो पंजाबी में एक लफ्ज कहा जाता है कि गल कहती है तो मैंने मुंह कट मैं तेन शहरों कटांगी। इनको तो अब शहर से निकलना पड़ेगा। और ये शहर जो इस्लामाबाद है, ये तो बहुत ही बेवफा शहर है। यहाँ तो लोग ज्यादा अरसा रह नहीं सकते जो इक़्तिदार के लिए आते हैं। सर, शहरे इक़्तिदार तो हमेशा बेवफाई हुआ करते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि 30-40 बिल और उनकी मंजूरी भी हुकूमत चाहती है कि फ़ौरन से पहले हो जाए, लेकिन इत्तेहादियों को भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ासल ख़ास जो इलेक्शन इस्लाहात हैं और EVM के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इत्तेहादियों को, वो कितना मुश्किल होगा? क्योंकि हुकूमती वज़रा तो कहते हैं हम बड़ी आसानी से मनवा लेंगे, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, लेकिन जिस तरह काफ लीग ने कहा कि क्या आपके पीछे पुलिस लगी हुई है, तो कितना मुश्किल देख रहे हैं हुकूमत के लिए? नहीं, हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत नहीं करवा सकेगी, नहीं करवा सकेगी, नहीं करवा सकेगी। जो मर्जी ये कर लें, ये नहीं करवा सकेंगे जिन कवानीन को ये पास करवाना चाहते हैं। कुछ कवानीन तो पर्सन स्पेसिफिक हैं। मतलब वाडा के लिए नया कानून लेकर आए थे, आज फिर अदालत ने कह दिया कि 60 दिन के अंदर उसकी नाअहली जो है उसके बारे में फैसला हतमी तौर पर किया जाए। इसी तरह और इनके मामलात हैं, इनके कुछ केसेस अदालतों में मौजूद है हुकूमती अरकान के खिलाफ। उसके बारे में भी इनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है कि वो किसी तरह बच जाए। लोग बच नहीं सकते, ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, अपने मुखालिफिन को तबाह बर्बाद करने के लिए, सियासी मुखालिफिन की बात कर रहा हूं, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए कवानीन को मुरत्तब करना चाहते हैं। अपनी मर्जी का इंतखाब कराने के लिए दुनिया भर की नाकारा EVM जिस पर लोगों का इत्तफाक हुआ ही नहीं हुआ दुनिया भर में, उनको रद्द कर दिया गया, उनको पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। 6 खरब रुपए का मामला है इन मशीनों पर अखराजात का, वो कहाँ से पूरे किए जा सकेंगे? और फिर दूसरी बात ये कि अगर ये यहाँ से कर भी लें तो ये मामला अदालतों में चले जाएंगे और फिर लटके रहेंगे। और जब अदालतों से निकलेंगे हाँ या ना की सूरत में, तो फिर एक और मुश्किल होगी, वो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास वक्त होगा कि वो उस पर अमल कर सके और उस अमल के बाद नतीजे में कोई बेहतर चीज बन सके। बनती नजर नहीं आ रही। वक्त की कमी है और हुकूमत के इरादे अच्छे नहीं है। बदनीयती पर मुश्तमिल है हुकूमत की लेजिस्लेशन। सही, हुकूमत को रहमान साहब की बात करते हैं, उन्होंने जो कुछ कल इरशाद फरमाया उसके नतीजे में हुकूमत को फिर शर्मिंदगी हुई। सही सर, हुकूमत को हर मामले में आपको भी उजलत नज़र आ रही है कि हुकूमत बहुत उजलत कर रही है और बदनीयती पर मबनी उनके फैसले हैं। लेकिन सर, EVM इलेक्शन कमीशन की आपने बात की, EVM के ऊपर इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हो गए, अपोजिशन को काफ़ी अरसे से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो EVM का अगर सर कानून पास हो भी जाता है किसी ना किसी तरीके से, अगर इत्तेहादी मान भी जाते हैं, लेकिन इसकी वक़्त और हैसियत क्या होगी? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने यही आपसे अर्ज किया ना कि ये मामला नहीं पूरे हो सकेंगे, ये अदालतों में जाएंगे और फिर उसके बाद इसके लिए वक्त चाहिए ना। इतनी मशीनें बनाने के लिए वक्त चाहिए और वक्त होगा नहीं, वक्त बहुत थोड़ा होगा हुकूमत के पास। अगर ये सारे मामला हुकूमत की मर्जी के मुताबिक हो भी जाएं, इससे बड़ा इशू ये होगा कि क्या इंतखाबी नताइज को अपोजिशन तस्लीम कर लेगी अगली दफा? नहीं, पाकिस्तान में ये रवायत मौजूद नहीं है। कुछ ऐसा निज़ाम लाना पड़ेगा कि सब लोगों को इंतखाब से बहुत पहले इत्तफाक राय कायम करवाने के लिए कुछ कुव्वतों को काम करना होगा कि ये चीजें हैं, इन पर इत्तफाक कर लीजिए और इत्तफाक के नतीजे में इंतखाब करवाया जाए और जो नताइज हो फिर उसको तस्लीम कर लिया जाए। मैं ये चाहता हूं कि जो इंतखाब मैं कराऊं वो साफ हो, जो दूसरा कराए वो साफ ना हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का यही कहना है कि उनका कराया हुआ इंतखाब बहुत अच्छा है, दूसरी जमातों का कराया हुआ इंतखाब अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में आज तक कोई इंतखाब ऐसा नहीं है जो मैनिपुलेटेड ना हो, जो इंजीनियर्ड ना हो।
सही, कोई इत्तेफाक ऐसा हो ही नहीं सका कि किसी तरीके से हम कहें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए। लेकिन अजीम चौधरी साहब, मौजूदा हुकूमत का तो मशीन के ऊपर बड़ा जोर है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मशीन जो है, क्या आपको लगता है कि मशीन कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे सकती है, या इसके पीछे माइंड सेट की तब्दीली की ज़रूरत है, जिसमें मौजूदा हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर फेल हुई है? और इत्तेफाक राय की आप बात कर रहे हैं, तो ये इत्तेफाक राय होगा कैसे? ये इत्तेफाक राय हो सकता है जुबान बंद करके, सही, अमल करके, इफ़हाम तफहीम की फिजा कायम करके, दूसरे की बात मान के, अपनी बात मनवा के। ये हो तो सकता है, ये नामुमकिन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि दिन में रात हो जाए, और अगर बहुत घने गहरे स्याह बादल आ जाए तो तब भी रात का समा हो जाता है। लेकिन गुजारिश ये है कि क्या एक इंतखाबी पोलिंग स्टेशन जिसपे 400 लोगों ने वोट डालना होता है, वहां कितने की बेईमानी हो सकती है? एक मशीन पे 400 नहीं 500 लोग वोट डाल देंगे, 500 नहीं 700 लोगों के वोट डालने की गुंजाइश होगी। जरा ये देखे ना, एक शख्स जिसने वोट पोल करना है उसको कम से कम 2 मिनट तो चाहिए। 8 घंटे की पोलिंग होती है, उसमें कितने लोग आ सकते हैं? 1 घंटे में 30 लोग वोट डाल सकते हैं, 8 घंटे में 240 लोग वोट डाल सकते हैं। चले, मैं कहता हूँ 400 लोगों ने वोट डाल दिया। पोलिंग स्टेशन पर धांधली नहीं होती। धांधली होती है जिस वक्त रिजल्ट इकट्ठा किया जाता है, और उससे पहले, पोलिंग से पहले बहुत सारी धांधली होती है जो कर ली जाती है। वो आप किसी वक्त उस पर प्रोग्राम करके रखिए तो मैं आपसे अर्ज कर दूंगा कि पोलिंग के पहले किस तरह धांधली होती है, बाद में कैसी होती है, पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट जाता है वो रास्ते में तब्दील कैसे होता है। ये जो दसका में जो कुछ हुआ है, ये पाकिस्तान में ही हुआ है ना, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। हम पहले भी ये करते रहे हैं। हर दफा हम थोड़ी सी उस मामले में तब्दीली करते हैं, लेकिन वाकया तो उसी तरह ही होते हैं। सही, इंशाल्लाह ज़रूर सर, हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि धांधली होती कैसी है, पोलिंग में किस तरह होती है, पहले कैसी होती है, बाद में कैसे होती है। लेकिन अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और हुकूमत और अपोजिशन के राब्ते तो बहाल हो ही रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के दरमियान भी राब्ते बहुत से बहाल हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मौलाना में कुर्बतें बढ़ रही हैं। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। राब्ते बहाल हो चुके हैं, ज़ोहरान इशाइयों का दौर चल निकला है, और मौलाना और बिलावल भुट्टो में मुलाकात। और अजीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम चौधरी साहब, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, रवाबित बढ़ चुके हैं, रवाबित का एक दौर चल निकला है, इसमें इशाई, ज़ोहरान, मुलाकातें, सब कुछ हो रहा है, और मौलाना और बिलावल की मुलाकात को किस तरह से देख रहे हैं, और क्या पीपल्स पार्टी के वापस PDM में आने के कोई इम्कानात हैं? देखिए, पीडीएम में आना या ना आना दो अलग चीजें हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये इररेलेवेंट होगा पीडीएम का दोबारा पीडीएम बनना। लेकिन इस बात पर इत्तफाक राय जरूर कायम हो जाएगा कि असेंबली के अंदर एक लाया अमल इख्तियार किया जाए, सेनेट के अंदर भी उसी तरह एक लाया अमल तय किया जाए और उस पर अमल किया जाए। इस यकीन दहाई के साथ इनके दरमियान इत्तफाक राय कायम हो जाएगा। मैं ये जानता हूं कि पिछले 2-3 दिन में बहुत ज्यादा लोगों की मीटिंग्स हुई हैं। कल रात, आधी रात को भी लोगों आपस में मिलते मिलाते रहे हैं। इसके नतीजे में एक खैर की तवक्को ये तो की जा सकती है कि अपोजिशन एक दूसरे के सामने गले नहीं लगेगी और एक दूसरे के गले नहीं पड़ेगी, और वो हुकूमत के साथ मामला तय करने की एक कोशिश करेंगे। लेकिन हुकूमत का जो रवैया एक तवील अरसे से रहा है, उसके नतीजे में मुझे तो यूं नजर आता है कि इस बात का इम्कान पैदा हो सकता है कि किसी न किसी जगह पर एक तहरीक अदम एतमाद सिंबॉलिकली और देखा जाएगा कि नताइज किस तरह के निकल सकते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा। अगर हुकूमत ने अपने रवैये में तब्दीली ना की, अपने लहजे की दुरुस्त तलखी को ठीक ना किया, अपने तौर तरीके को बेहतर ना किया, विक्टिमाइजेशन बंद ना हुई, गाली गलूच बंद ना हुई, इल्जाम तराशी बंद ना हुई, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, और हुकूमत की मुश्किलात पाकिस्तान की मुश्किलात होंगी। और हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान जो पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किलात से दो चार है, अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई काम कर रहे हैं, अवाम को महंगाई से तंग किया हुआ है, इससे कोई निजात दिलाने की कोशिश करें। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होने वाली है, इससे बचाने की कोशिश करें, तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। टैक्स रेवेन्यू जो आता है, रेवेन्यू का टैक्स जो आता है इकट्ठा होता है, उसको इकट्ठा करके ठीक तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करें, करप्शन को खत्म करने की कोशिश करें, अस्पताल में गरीबों को दवाई मिले।
आम आदमी का मसला तो दाल रोटी चीनी है, उसको वो मिलता नहीं है। आम आदमी का क्या ताल्लुक है जी इस बात से कि मैं आपसे मिलता हूं या नहीं मिलता। वो तो ये जानता है कि मेरे बच्चे की तालीम और उसकी सेहत के लिए मामला वो हल कर सकता है कि नहीं कर सकता, और वो नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकते उससे। जो तनख्वाहें हैं, जो माहौल है, जो महंगाई है, जो अफरात ज़र है, जो बेरोजगारी है, जो ये बेयकीनी है, ऐसे में मुल्क नहीं चला करते, ऐसे में रियासतें नाकाम हो जाया करती हैं। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो उस तरफ चल पड़ा और उसी तरफ जा भी रहा है, तो इसके नताइज बहुत खौफनाक होंगे। सही, इसके नताइज बहुत खौफनाक हो गए हैं। हुकूमत को बहुत ज़्यादा इकदाम करने की ज़रूरत है। लेकिन अजीम चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन के पास भी क्या कोई मुतबादिल है, फ्रेमवर्क उनके पास है जो वो अवाम को दे सकें? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत गिर जाए। इमरान खान साहब के इस्तीफ़े की बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब वो इस्तीफ़ा दे दें। क्या उनके इस्तीफ़ा देने से हालात बदल जाएंगे? या अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत को गिराने की बात करती है, तो गिरा के क्या ऐसा फ्रेमवर्क अवाम को देगी कि अवाम के लिए वो उम्मीद अफजा हो? देखिए, जब मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं तो वो मिनिमम एजेंडे पर इकट्ठा होती हैं। और वो मिनिमम एजेंडा ये भी हो सकता है कि अच्छा, इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिया जाए ताकि ये बात ना कहें कि हमारी हुकूमत को गिरा दिया था और मुझे क्यों निकाला, का एक नया नारा आ जाए। ये बात भी हो सकती है कि इस हुकूमत को निकाल दिया जाए और कोई नया शख्स जो है उसको प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लिया जाए। ये बात भी हो सकती है कि इंतखाबात वक्त से पहले करवाने की कोशिश की जाए। ये सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ राय को ख़त्म करने के नतीजे में जब मुज़ाकरात हुआ करते हैं तो मिनिमम एजेंडे पर बात ख़त्म हो जाती है, तय हो जाती है। ये जो आज मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए बिलावल सरदारी साहब, उसके नतीजे में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको कल परसों 2 दिन में 3 दिन में नजर आएंगी। और जो मंडे को इजलास होगा उसमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या पॉलिसी उन्होंने तय की है। आपस के रिश्ते नाते जो इनके मौजूद होते हैं वो बज़ाहिर बताए नहीं जाया करते, खामोशी के साथ राब्ते होते हैं, और खामोशी के राब्तों के नतीजे में लाएअमल ज्यादा बेहतर बन जाया करता है। सही, खामोशी के राब्तों में लाएअमल ज़्यादा बेहतर बनता है। लॉन्ग मार्च की सर ज़रा बात करेंगे। लॉन्ग मार्च पीडीएम कहती है कि हम करेंगे, दिसंबर में होता है या नहीं होता? आप क्या देख रहे हैं? क्या अपोजिशन के पास वो हिकमत अमली है और वो सलाहियत है कि वो ये लॉन्ग मार्च करे? क्योंकि लॉन्ग मार्च की पहले भी पीडीएम बहुत बातें करती रही, मौलाना करते रहे, सियासी जमातें करते रहे। और सियासी जमातों के पास क्या इस वक्त सलाहियत है कि वो हुकूमत को दोबारा से प्रेशर जनरेट कर सके जैसा शुरू में कर पाई थी? देखें, ये पाकिस्तान में ना माओ की तरह का कोई लीडर है और ना लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत तब्दील हो सकती है। हुकूमत तब्दील यहाँ माजी में जितनी भी होती रही हैं उनमें डीप स्टेट का हाथ हुआ करता है। जब तक डीप स्टेट ना चाहे हुकूमत तब्दील नहीं होती। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 1.5 साल बाद इंतखाबात सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे हालात में कोई हुकूमत, कोई पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो इतना ज्यादा मलबा खुद उठाने की कोशिश करे जो नहीं उठाया जा सकता। वो ये चाहेंगे कि ये मलबा इसी हुकूमत के सर पर रहे और ये हुकूमत उस मलबे के तले दबी रहे और निकल ना सके और कह ना सके कि हमें 5 साल पूरे दिए जाते तो हम काम कर लेते। और पहले तो ये 100 दिन मांग रहे थे, अब 3.5 साल में इनसे नहीं हुआ। तो ऐसे हालात में अपोजिशन अपने अंदर से तो ये चाहेगी कि वो एक तहरीक बर्पा रखे, लोगों को मुतहरिक रखे, रायमा हमवार करती रहे और अगले इंतखाब की तैयारी करती रहे। लेकिन मुझे पाकिस्तान में अभी एजिटेशन नजर नहीं आ रही। सर, मौजूदा हुकूमत तो ये भी कहती है कि 3 साल की बात तो क्या, हमसे 5 साल बाद पूछा जाए कि हमने क्या किया और उसका मुआवजा भी किया जाए। हमसे 5 साल बाद हमारी तमाम कारकर्दगी के बारे में पूछा जाए। मौलाना, बिलावल की मुलाकात से पहले सर शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। तो क्या इन दोनों बड़ी जमातों में कोई कंसेंसस देख रहे हैं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? क्योंकि जैसे ही ये एक साथ नजर आते हैं तो फिर बीच में से बहुत सी फुलझड़ियाँ खिलना शुरू हो जाती हैं कि हमने इन्हें शो कॉज नोटिस दिए थे तो दुरुस्त किया था, उधर से बातें आती हैं, इधर से बातें आती हैं। इस दफा कोई मीम शीन नून से हट के दोनों पार्टियां इकट्ठी नजर आती हैं टफ टाइम देने के लिए? अलिफ से लेके ये तक सब लोग अपनी अपनी बात करते हैं और अपनी अपनी बात करते रहेंगे, उनको करते रहना चाहिए। लेकिन जो वो लाएअमल तय करेंगे, वो लाएअमल आपके और मेरे सामने उस वक्त आएगा जब वो तय कर लेंगे। बहुत सारी प्रपोजल्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास जिस वक्त वो आपस में बैठती हैं,
तो उन पर गुफ्तगू मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि मिनिमम एजेंडे पर इकट्ठा होती हैं, और पर्टिकुलरली अपोजिशन की जमातें तो बहुत ही मिनिमम एजेंडे पर इकट्ठा होती हैं। हुकूमत के पास होते हैं बहुत सारे एजेंडे के पॉइंट जिन पर के साथ वो अवाम को रिलीफ देना चाहती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास रिलीफ देने के लिए कुछ है नहीं। और ये जो अपोजिशन इस वक्त मौजूद है, ये अपोजिशन ये चाहेगी कि मौजूदा हुकूमत और ज्यादा डिस्क्रेडिट हो, ताकि अगले इंतखाबात में इनके जीतने का कोई इम्कान बाकी ना बचे। यानी सर फिर मौजूदा हुकूमत जो है वो मौजूदा जो अपोजिशन है वो फिर तमाशा देखने के लिए बैठ गई है कि उन्होंने अवाम को हुकूमत के रहमो करम पे छोड़ दिया कि भाई हुकूमत जितना मर्जी करती रहे, इनके साथ ज्यादतियाँ, रिलीफ इनको दे ना सके, महंगाई आसमान पर हो जाए, पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएं, और हम बस सिर्फ देखते रहें कि ये 5 साल पूरे करेंगे और फिर उसके बाद हम अवाम जो है वो कहेगी कि ये तो बड़ी नाकाम किस्म के लोग थे और अब हमें इन्हीं की तरफ अगर मैं आपकी बात को ये कहूं कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ हंगामा राई शुरू हो जाए, हड़तालें शुरू हो जाए, लोग सड़कों पर निकल आए, तो पहले ही लोग तंग हैं गुर्बत के हाथों, फिर बेचारे कारोबार कहाँ से करेंगे, रोजगार कहाँ से कमाएंगे, और गरीब आदमी अपने बच्चों को रोजगार कहाँ से कमा के रोटी खिला सकेगा। अक्लमंद कौमें एहतजाज का तरीका कार इख्तियार करती हैं, और पाकिस्तान की सियासी क़यादत इतनी बुरी नहीं है कि वो ये सोच ना सके कि लोगों के लिए कहाँ मुश्किल होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। वो हुकूमत के लिए तो मुश्किल पैदा करेंगे। ये जो इजलास मुलतवी किया गया, आपका क्या ख्याल है, बगैर किसी प्रेशर के हुआ? ये अरकान का प्रेशर ही था, उनको पता था कि हम बिल पास नहीं करवा सकेंगे, इसलिए उन्होंने उसको मौखर कर दिया। कोई कहता है 10 दिन के लिए, कोई कहता है 5 दिन के लिए, पता नहीं जाने 6 महीने में भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। ये अपोजिशन का दबाव था, उनका प्रेशर था, उनकी तहरीक थी, उनका इकट्ठा होना था, उनकी मूव थी, उनकी गुफ्तगू थी, जिसके नतीजे में उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस बात पर आमादा किया कि आने वाले वक्त की तरफ देखो और अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करो, और इन मुश्किलात के नतीजे में पाकिस्तान के कौम और मुल्क के लिए भी मुश्किलात पैदा होगी। और पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रेशर इस्तेमाल करके सही कंफ्यूजन है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं प्रेशर जनरेट करने में कामयाब रही। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब आपके वक्त देने के लिए। और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी तो सबके सामने ही है, लेकिन अपोजिशन जो है वो प्रेशर जनरेट कर चुकी है। और ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो डॉलर की ऊंची उड़ान और कर्जों में इजाफे के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। डॉलर की ऊंची उड़ान और कर्जे भी बढ़ चुके हैं, और हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डॉलर की उड़ान जारी है और सोना भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई, क्या वजूहात हैं, हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही ये तमाम चीज़ें? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये इसका एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है, ये एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है, मुआशी भी और काफ़ी हद तक सियासी भी। ऐसी हालात में लोग जो हैं वो एसेट्स में इन्वेस्ट करना या करेंसी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा तरजीह देते हैं, बजाय इसके कि वो यहाँ पर हमारी लोकल इकॉनमी में इन्वेस्ट करें। तो अब यहाँ आप देखिए, अगर मैं जो गैर यकीनी की बात कर रहा हूँ, इसमें 4-5 फैक्टर्स हैं। एक तो बड़ा क्लियर है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के दरमियान जो गैप है, ट्रेड डेफिसिट, वो लोगों को बिल्कुल बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि रुपए पर प्रेशर रहेगा। दूसरा, आप देखिए, हमारा काफ़ी अरसे से एक जो स्टेबलाइजेशन का एग्रीमेंट है IMF के साथ, वो अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है कि उसकी कंडीशनैलिटीज़ क्या होंगी, इंटरेस्ट रेट पे क्या असर आएगा, डॉलर रूपी पैरिटी कहाँ जाएगी, तो इन चीज़ों के ऊपर फिर लोग जो हैं वो रिस्क नहीं लेते, और वो डॉलर इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं कि अगर कल को हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास मुनासिब कीमत पर अवेलेबल हो। ये अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ा है, वरना मेरे हिसाब से जो पहले जैसे सऊदी अरब की अनाउंसमेंट तो आई थी, लेकिन वो पैसे अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। जो ही हमारे रिजर्व्स में ट्रांसफ़र होंगे तो उससे कुछ स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन मुझे मीडियम टर्म में रुपए पर प्रेशर कम होता नहीं दिखाई दे रहा है।
सर, जैसे आपने कहा कि अगर सऊदी अरब से पैसे जब तक ट्रांसफ़र नहीं होते तब तक स्टेबिलिटी का इम्कान नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जल्द ही हो जाएंगे, उम्मीद यही है, लेकिन कितनी स्टेबिलिटी देख रहे हैं उस पैसे ट्रांसफ़र होने के बाद आप? जी देखें, ये टेम्पररी स्टेबिलिटीज हैं। आईएमएफ की ट्रांच आ जाएगी, एक कुछ माह की 6 माह की सर्टेनिटी आएगी, क्योंकि फिर आईएमएफ रिव्यू करेगा, फिर अनसर्टेनिटी की फिजा आ जाएगी। हमारी जो फंडामेंटल, जिसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो तो दो ही हैं कि एक तो ये है कि हम जो अपने रिजर्व्स हैं उनको कर्ज की बेस पर बना रहे हैं, रादर देन कि हम एक्सपोर्ट की अर्निंग की बेस पर बना रहे हो। तो जब तक एक्सपोर्ट की अर्निंग नहीं बढ़ती और हमारे ऊपर प्रोडक्टिविटी कम है और इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ता रहता है और इकोनॉमी कंजम्पशन पर चलती रहती है, तो ये एक स्ट्रक्चरल मईशत के ढांचे में तब्दीली नहीं आएगी, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तो मुश्किल है। लेकिन हुकूमत के ऊपर प्रेशर होता है कि अगले 6-8 माह से 1 साल तक इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर तो फंड से प्रोग्राम साइन हो जाता है अगले 1 हफ्ते में, तो कुछ स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी तो आ जाएगी। लेकिन हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आईएमएफ है वो हुकूमत पे प्रेशर करेगा कि आप जो हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइए, इकोनॉमी की डिमांड को थोड़ा कंप्रेस करें, क्योंकि ये ओवरहीट हो रही है कंजम्पशन की बेस पर। वो सियासी तौर पे हुकूमत के लिए खास तौर पे जब वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हो तो मुश्किल हो जाता है। तो इन हालात में मैं ये इन फैक्टर्स को देखते हुए कह रहा हूं कि हमारी जो स्टेबिलिटी है वो एक स्टेबल मुझे नहीं दिखाई दे रही, वो वॉलेटाइल रहेगी। सही, लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। हारून साहब, मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगा कि कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़ गए और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत है और बैरूनी कर्जों की वापसी में बढ़ता हुआ दबाव है, दोनों तरफ आप दोनों सूरत हाल को देख रहे हैं। इसका बोझ किस पर लादा जाएगा? हुकूमत ने तो बड़ी बातें, दावे वादे किए, इस बढ़ते बोझ को किस पर ला देंगे वो? देखें, जो हमारी ओवरऑल डेट टू जीडीपी की रेशो है वो 80% से ज़्यादा है, जबकि हमारा जो कानून कहता है कि हमें ये 60% के लगभग रखनी चाहिए। तो एक तो हुकूमत पहले ही अपने कानून से तजावुज कर चुकी है, जो कि विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। आप लेकिन इसको अगर देखें इकोनॉमिक्स की टर्म के अंदर, तो कोई भी इकोनॉमी की सस्टेनेबल ग्रोथ कर्ज की बेस पर सिर्फ नहीं होती है। हमें जो दो एलिमेंट जहां पर मिसिंग है, जिस पर मैं बहुत कंसर्न्ड हूं, एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की रेशो बल्कि कुछ कम हो गई है। वैसे भी खित्ते में कम थी 15%, लेकिन अब कुछ और गिर गई है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है। देखिए, अगर हम ये जो हमें हमारे मुल्क को फॉरेन करेंसी चाहिए, उसके हमारे पास दो ही सोर्सेज हैं जो लॉन्ग टर्म हैं, जो एसेट्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनको वापस नहीं करना होता है। कर्ज को तो वापस करना होता है। सही। तो मैं ये अर्ज ये करना चाह रहा था कि इसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कुछ फ्लोज चाहिए जो हम प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ले सकते हैं, ना कि नए प्रोजेक्ट्स में। नए प्रोजेक्ट में बहुत टाइम लगता है। तो हुकूमत को ये चाहिए कुछ तो डिसइन्वेस्टमेंट करे, जिससे हमारे पास स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स का फ्लो आए। दूसरी चीज ये है कि हमें एक्सपोर्ट के ऊपर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। अभी जो बढ़ रही हैं वो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी उस रेशो से नहीं बढ़ रही जिस रेशो से इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। ये जब तक इन दो चीजों के अंदर लोगों को एक बढ़ाव नहीं नजर आएगा, वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल और कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल पे नहीं आ पाएगा जिसकी हमें डिजायर है। तो इसका आसान अल्फाज में तर्जमा ये है कि मैं मीडियम टर्म में महंगाई पर, डॉलर पर और इन चीजों पर प्रेशर देख रहा हूं, रुपए पर। लेकिन मुझे लगता है कि 6 से 8 माह में कुछ स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सिमत इस तरफ है। अल्लाह करे कि हम 2-3 चीजों को फास्ट ट्रैक करके, प्राइवेटाइज करके कुछ 4-5 अरब डॉलर की इनफ्लो ला पाए। सही, 6 से 7 और 8 माह लग सकते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगा कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, मुशीर ख़ज़ाना जो हैं शौकत तरीन साहब, वो बार बार ये बात करते हैं कि हम नेट इम्पोर्टर बन गए। जैसा आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, मगर उस तरीके से नहीं दी जा रही। तो इन्वेस्टमेंट ना आने की और क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं?
देखिए, इन्वेस्टमेंट ना आने की वजूहात तो जी बड़ी सिंपल हैं, जो मैं जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था तब से हुकूमत को एडवाइस कर रहा हूं। एक तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का ढांचा है उसको कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने का तजुर्बा बिल्कुल नहीं है, और मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से वो कर भी नहीं पाते हैं। तो जब भी कोई हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है तो हम या ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो फंस के रह जाती है, या तो उसमें पॉलिसी शिफ्ट हो जाती है या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बाहर वालों का तो और अंदर वालों का गिरा हुआ है। इसीलिए लोग रियल एस्टेट की तरफ, डॉलर्स की तरफ, कंजम्पशन की तरफ, शॉपिंग मॉल्स की तरफ जाते हैं, ना कि वो फैक्ट्रियां लगाएं और जॉब क्रिएशन लिंक्ड की इन्वेस्टमेंट करें। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की इन्वेस्टमेंट जो है उसमें दो वजह से स्लो डाउन आया। एक तो कोविड की वजह से ट्रैवलिंग कम हो गई है, चीनियों की यहाँ आना और हमारा वहाँ जाना, लेकिन हम भी टाइमली मैनर के अंदर आलमी मयार के इकोनॉमिक जोन्स तैयार नहीं कर पाए हैं जहां पर इन्वेस्टर आकर इन्वेस्ट करें। तीसरी और जो सबसे बड़ी वजह जो मैं बार बार कह रहा हूं वो पाकिस्तान में एक तो पॉलिसी का ना होना है और पॉलिसी का तसलसल नहीं है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो जब तक उसको तसलसल नहीं नजर आता कि आपके ये 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इसमें ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर है और आप कैम्बोडिया, बांग्लादेश, वियतनाम वहां से ज्यादा बेहतर मराहत दे रहे हैं, तो वो आना मुश्किल हो जाता है। अब जो फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि हमें अपने एसेट्स को डिसइन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हमारी कंपनियां हैं, ओजीडीसीएल है या नेशनल बैंक है, जहां ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसके अंदर शेयर होल्डिंग लेकर आए लोग, तो उनका हमारे ऊपर एतबार बढ़ना शुरू हो। नए प्रोजेक्ट लगना इस वक्त की ट्रैवलिंग की सूरत हाल और रिस्क प्रोफाइल और हमारे जो खित्ते का अफगानिस्तान की वजह से प्रोफाइल है, मुझे वो अभी 1 साल में खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। सही, खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है और पॉलिसी का भी फुकदान आपको नज़र आ रहा है कि पॉलिसी में तसलसल नहीं है, क्योंकि बार बार पॉलिसीज़ आती हैं, बदलती हैं, आती हैं, बदलती हैं। सर, दावे वादे हुकूमत बड़े कर रही है और शौकत तरीन साहब भी कहते हैं, जब से महंगाई की लहर एक उठी है, वो ये बार बार कहते हैं कि जी हमारे यहाँ हर चीज़ सरप्लस में है। जो वज़रा हैं वो भी ये कहते हैं कि वाफर मिकदार में हर चीज़ मौजूद है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो और चीज़ें हों, गंदम हो, कुछ भी हो। बिजली के हवाले से भी वो वाफर मिकदार में कहते हैं, लेकिन हैं कहाँ, क्यों नहीं यूटिलाइज कर पा रहे ये लोग? जी देखिए, ये तो एक बड़ा सिंपल जी इकोनॉमिक गवर्नेंस का सवाल है। देखें, अगर हमारे पास बिजली ज्यादा है और लोगों को नहीं मिल पा रही है सही नर्ख पर, तो इसका मतलब है कि हमें उसको डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन के सिस्टम्स हमारे बहुत कमजोर हैं। इसी तरह अगर हमारे पास फूड सिक्योरिटी के अंदर हम कंफर्टेबल हैं, तो फिर हम चीजें इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं और कीमतें क्यों ऊपर जा रही हैं? देखे ना, अगर दो ही वजह से कीमतें जाती हैं ऊपर, या तो डिमांड ज्यादा है या हमारे पास सप्लाई के अंदर डिफेक्ट्स हैं। तो इन दोनों चीजों को ठीक करने के लिए तो हमारा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, जो कि नहीं है। मैं फिर वहीं पर आऊंगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट के सारे इश्यूज नहीं हैं, इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए सूबे के साथ और इवन डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जहां तक फूड सिक्योरिटी का एलिमेंट है। दो जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं वो समझ आती है कि डॉलर की वजह से महंगी हैं, लेकिन जिन चीजों का इनपुट भी लोकल है और यही ग्रो कर रहे हैं, टमाटर है, प्याज है, उनकी कीमतें बढ़ती तो समझ नहीं आती हैं। तो ये एक इकोनॉमिक गवर्नेंस और फार्म टू मार्केट की डिलीवरी सिस्टम का फेलुअर दिखाई दे रहा है इस वक्त। जो हमारे पास शौकत तरीन साहब की बात बजा है, लेकिन मैं जो चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो टू मैनी कुक्स जो हैं एक फ्रेगमेंटेड सिस्टम में है। अगर आप बयानात देखें तो हर तरफ से आ रहे हैं, हमें इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। मुख्तलिफ कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट से कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सही, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सर, आपने गवर्नेंस के फुकदान की बात की, तो अभी हुकूमत ने एक पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। एक बात उन्होंने की कि जो हफ्तावार इदारे शुमारियात रिपोर्ट पेश की जाती थी, अब वो उसको महाना कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि अब हर हफ्ते नहीं होगा, अब काबीना ने मंजूरी दी है कि वो हर महीने होगी। तो ये उस गवर्नेंस के फुकदान को छुपाने की कोशिश है कि बीच में हर 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लेकिन आवाम को पता लगेगा 1 महीने के बाद। देखिए, ये जो एक डिस्कनेक्ट मैं देख रहा हूं जो कि हमारी इकोनॉमिक टीम का आम आदमी के साथ है, वो एतमाद की फजा मटीरियल क्लियर इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग से ही गैप को फिल किया जा सकता है, ताकि दोनों एक दूसरे पर एतमाद करें। एक तो हमें डिनायल से निकलना होगा, क्योंकि हमने, जैसे आपने देखा पिछले बजट के आसपास,
हमने क्योंकि पैकेज दिया था कोविड का, उसकी वजह से हमें थोड़ी सी ग्रोथ दिखी, तो हमने एक फील गुड फैक्टर देना शुरू कर दिया कि हम तो अब बड़ी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी कि हम आईएमएफ के स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में थे, हमें 1 साल की छूट मिली हुई थी। जो ही वो दोबारा शुरू होता है तो इकोनॉमिक टाइटनिंग, दोबारा से मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू हो जाती है। तो एक तो हमें सच बोल के लोगों को एतमाद में लेने की जरूरत है कि हमारे ये इश्यूज हैं। दूसरा, इकोनॉमी बेतहाशा पॉलिटिसाइज हो चुकी है दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से। और इस पॉलिटिसाइजेशन और पोलराइजेशन में रिफॉर्म्स जो हैं वो दब के रह गई हैं, जबकि रिएक्टिव मैनेजमेंट सामने आ गई है। हर हफ्ते हमने एक खबर को कंट्रोल करना है। मे बी ये जो हुकूमत कर रही है डेटा को उसकी पीरियोडिसिटी चेंज करके, वो शायद कुछ प्रेशर घटा रही है, लेकिन हकीकत तो हकीकत रहेगी, क्योंकि हमें इन नंबर्स के ऊपर जो है लोगों का एतमाद बढ़ाने की जरूरत है। सही है सर, हकीकत तो रोज़े रोशन की तरह आया ही रहती है हमेशा। मैं आपसे आखिरी पॉइंट लेना चाहूँगा कि अवाम को कब रिलीफ मिलता देख रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, पेट्रोल के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और सऊदी अरब की तरफ से जो पैसे आने हैं उससे क्या महंगाई में कोई कमी हो सकती है? देखिए, शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है निचले तबके को तो हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत कैश ट्रांसफर से दे रही है, लेकिन जब तक इकोनॉमी 7% पर ग्रो नहीं करती कंसिस्टेंटली 5-7 साल, तब तक हम ये वेलफेयर का सिस्टम तो नहीं चला पाएंगे। अब हमारे पास जब तक इनफ्लो नहीं आएगा तो ये टेम्पररी 6-8 माह साल की रिलीफ तो इस तरह देने की कोशिश की जा रही। हल यही है, देखिए हमारी मुईशत का ढांचा पिछले 30-35 बरस से नहीं बदला है। अगर हमने ग्रो करना है तो मुईशत के ढांचे में स्ट्रक्चरल चेंज लाने की जरूरत है। हमें जॉब क्रिएशन में ऐसा स्किल सेट लाने की जरूरत है जिस तरफ दुनिया जा रही है, और फिर लोगों को जो कंजम्पशन बेस्ड की बजाय जो हमारे रियल सेक्टर्स हैं, जैसे ज़राअत है, जैसे हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज वाली इंडस्ट्री है, आईटी है, इस तरफ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट से यह होगा कि किसी का तो नुकसान होगा ना। वो सियासी फैसला करने की सलाहियत हुकूमत में इस वक्त कंसेंसस बेस्ड नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वो अगर आपने विनर चूज करना है तो कुछ लूजर्स आएंगे जो पेटनेज के ऊपर बहुत सालों से आदी हो चुके हैं। सही, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब अपना वक्त देने के लिए, और आपका तजिया मेरे पास आ गया। और रिफॉर्म्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मईशत के ढांचे को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हारून शरीफ साहब के मुताबिक, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल है, और ये गैर यकीनी की सूरत हाल जब ख़त्म होगी तभी आवाम को रिलीफ मिल सकेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। और हुकूमती सियासी मामलात हों या मुआशी मामलात हों, हुकूमत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस अमर पर देने की ज़रूरत है कि वो आवाम को किस तरह से रिलीफ दें, और जल्द अज जल्द आवाम को किस तरीके से रिलीफ पहुंचाया जाए, ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।